हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड पार्ट यानी स्थिर वैद्युतिकी का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज के बारे में, फिर चार्ज की प्रॉपर्टी थी, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था, फिर इसके बाद हमने उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था कूलॉम्स लॉ उसको पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ा, उसके वजह से कहाँ कहाँ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती थी यानी डायपोल के कारण। फिर ऐसी सारी चीजें जो थी वो हम कहाँ बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट में। आज का जो टॉपिक है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड में, वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम। ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल क्या है, पिछले टॉपिक से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नया सा है। इसमें कुछ चीजें आपको डायरेक्टली मैं कहूँ तो रट्टा मार के याद भी करनी पड़ेगी और कुछ चीजें समझनी भी है। तो सबसे पहले इसमें हम किसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। किसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, यानी वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। यहां से वैद्युत फ्लक्स, अगर वैद्युत फ्लक्स की मैं डायरेक्टली डिफिनेशन की बात करूं तो ये टॉपिक 3 से 4 मिनट या 5 मिनट कह लें खत्म हो सकता है, लेकिन बच्चा फिजिक्स में मजा तभी आता है जब इसको हम फील करते हैं। तो इस टॉपिक को हम फील करेंगे और फील करने के बाद क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स की बात करता है तो इसका जो प्रतीक होता है, सबसे पहले हम इसको किससे दिखाते हैं उसकी बात कर लेते हैं हम। तो इसका जो प्रतीक होता है वो होता है आपका फाई। हमने एक गोला बनाया और गोले में खींच दिया एक खड़ी पाई, इसलिए इसका नाम पड़ गया पाई। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके वजह से इसका नाम पाई पड़ा, बस थोड़ी सी मस्ती के लिए, ताकि क्लास बोर ना हो और लगातार हम लोग पढ़ते रहेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें, उसमें हम बात करेंगे किसकी, एरिया वेक्टर की। नाम तो सुना होगा, एरिया का नाम सुना होगा, हो सकता है एरिया वेक्टर का नाम ना सुना हो। एरिया वेक्टर की बात करेंगे यानी क्षेत्रफल वेक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चा, क्षेत्रफल वेक्टर की बात करेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अच्छा क्षेत्रफल वेक्टर होता है यानी सदिश राशि होती है, तो डाउटफुल है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अभी कि सर क्या लिख दिए, क्षेत्रफल वेक्टर बोल रहे हैं, क्षेत्रफल कैसे वेक्टर हो सकता है। तो हम आज इसी की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पढ़नी है, क्षेत्रफल वेक्टर की। तो अगर मैं क्लास 9th के बच्चे से, याद रखना क्लास 9, 10th, 11th के अगर बच्चे से बोलूं कि क्षेत्रफल कैसी राशि है, तो हर बच्चे का रिजल्ट यही होगा कि सर जो आपकी एरिया की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, वो तो अदिश राशि है। लेकिन अगर मैं क्लास 12th के लड़के से पूछूं तो उस बच्चे को ये नहीं बोलना है कि ये क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। उस बच्चे को बोलना है, आज से याद रख लो, मैंने बोला कि कुछ चीजें रट्टा मारनी है, बाकी फिजिक्स में समझना है लेकिन कुछ चीजें रट्टा मारनी है। तो अगर एरिया वेक्टर की बात करता है, क्षेत्रफल कैसी क्वांटिटी है, तो आप हमेशा कहेंगे कि सर ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्यों, अभी इसको हम बताएंगे आपको। अब तक नॉर्मल क्या था हमारे लाइफ में, जो हमारे डेली रूटीन थे, उसमें हमें जो क्षेत्रफल की बात करनी थी वो केवल उसके परिमाण की बात करनी थी, मैग्नीट्यूड की बात करनी थी। इसलिए हमें क्या लगता था कि क्षेत्रफल जो है वो क्या है, अदिश राशि है। यानी मान लो कि जैसे हमारे पास एक आयत ले लें, इसका नाम दे दें ए बी सी डी ऐसे, और इसका मान दे दें 4 और इसका 3। अगर पूछें हम किसी बच्चे से कि बेटा इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो बच्चा तुरंत बोलेगा सर आपने तो पूछ लिया, क्या एरिया पूछा, एरिया की बात करी, रेक्टेंगल है तो 4 गुणे 3 यानी क्या आ जाएगा, 12। क्या आ जाएगा, 12। तो ये
क्लास 11 तक का लड़का ऐसे बोल सकता है, लेकिन क्लास 12 के बच्चे को ऐसा नहीं बोलना है। उसको क्या बोलना है, उसको अब हम समझते हैं। क्योंकि जो एरिया है इसमें दिशा भी होती है। जब किसी राशि में उसका परिमाण हो और क्या हो, दिशा हो, जब दोनों होती है तो कैसी राशि होती है, सदिश राशि है। अच्छा, अगर इसकी बात करेंगे इसकी दिशा किधर होगी, तो बच्चा सबसे पहली चीज समझना पड़ेगा आपको, प्लेन को बनाना जानते हैं कैसे बनता है, एक्स वाई प्लेन वही, तो इसको एक्स वाई और ये जेड ऐसा प्लेन बनेगा। हम क्लास 11 में पढ़ के आए हैं ये सब सारी चीजें कि इसको क्या पढ़ते हैं, आई, ये क्या होता है जे, और ये क्या होता है के, ये क्या होता है के। अगर मैं ऐसे ही देखूं इस प्लेन को, एक्चुअली ये जो फिगर बना है ये 2D फिगर है। 2D फिगर का मतलब समझते हैं, द्विविमीय आकृति। अगर इसमें बात करूं तो एक चीज बताइएगा, ये जो बना हुआ है वो एक्स और वाई प्लेन में बना हुआ है। किस समतल में बना हुआ है, एक्स और वाई समतल में बना हुआ है। क्लियर हुआ। अगर मैं बात करूं कि इसकी दिशा किधर होगी, तभी उस यहां पे आपको अच्छे से नोट कर लेना है, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है कि जो क्षेत्रफल होता है, यानी क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यानी इस सरफेस से, यानी किससे, इस सरफेस से बात करें, इस समतल से बात करें, तो इस सतह के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, लंबवत होगी, या तो बाहर के तरफ या तो अंदर के तरफ। यानी अगर यहां से बात करूं तो अगर इसको हमने मान लिया x और ये क्या हो गया y, तो अगर अब इसके दिशा की मैं बात करूं तो वो जो दिशा आएगी x और y के क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। तो इसका जो परपेंडिकुलर यानी लंबवत जो बनेगा वो बाहर के तरफ बनेगा, बाहर के तरफ बनेगा, और उसकी दिशा ऐसे होगी। यानी जहां थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये x हुआ, ये y हुआ और ये जो z हुआ, ये तीनों जो आपके पास प्लेन लिखे हुए हैं x y z, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों, अच्छा कुछ लोग को z लग रहा होगा, सर z तो इधर बना है तो परपेंडिकुलर कैसे होगा। भैया ये z ऐसे होता है, ताकि ये हवा में तो इसको लटका नहीं सकते, इसलिए इसको हम ऐसे दिखाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनके बीच जो एंगल बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री बना, परपेंडिकुलर हो गया। ये बात समझ में आई। तो हमने कहा कि जब ऐसा होता है तो अब दिशा बताइएगा, x और y हुआ तो हमने कहा दिशा का कहां होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर आएगा वो क्या आएगा, k आएगा। तो इसको जो मेरा रिजल्ट होता है या हमारा रिजल्ट होता है वो क्या होता है आपका, 12 के कैप होता है। ये ओरिजिनल रिजल्ट है और क्लास 12th के बच्चे को ये बोलना है, ना कि उसको केवल क्या बोल देना है, 12 बोल देना है। बात समझ में आई आपको। अगर अब क्षेत्रफल की हम बात कर लें, क्षेत्रफल वेक्टर हमने ये बताया कि आपको ये जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए हम इसको नहीं लिखते थे। अब हमें जरूरत है इसलिए हम इस चीज को लिखेंगे। 11 तक का बच्चा मैंने बोला कि वो केवल 12 लिख दे तो काम चल जाएगा, लेकिन आप अब क्लास 12th में हैं तो एक समझदार बच्चे हो गए हैं, तो हर समझदार बच्चे को क्या बोलना है, 12 की कैप। बात समझ में आई। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी जिस सतह पे आपको एरिया वेक्टर निकालना होगा उसकी डायरेक्शन उस सतह से क्या होगी, लंबवत होगी। अगर थोड़ी सी लाइफ बिल्कुल फील कराएं तो बात को समझना मेरे। मान लो कि ये जो आपके पास बोर्ड है, ये बोर्ड एक क्या है, सरफेस है। इस सरफेस पे यदि मैं बात करूं कि इस सरफेस की एरिया वेक्टर किधर होगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी एरिया वेक्टर या तो बाहर होगी या तो अंदर होगी, या तो बाहर होगी या तो अंदर होगी। अगर थोड़ा सा अपने हिसाब से देखा जाए तो मैं इसको कह दूं कि जिस प्लेन को कोई व्यक्ति देखता है
तो उस व्यक्ति के द्वारा जो उसके आईज की डायरेक्शन होती है उसी दिशा में क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। सर क्या बोल दिया, सब कुछ क्रॉस करा ऊपर से, तो इस बात को समझना। मान लो कि मैं यहां खड़ा हो जाऊं, कहां पे, ऐसे, और मेरे लिए ये सरफेस बना हुआ है, ये सतह मेरे लिए बनी हुई है, और इसके एरिया वेक्टर की मैं बात करूं तो इसका ये लेंथ हुआ और ये क्या हो गई, ब्रेथ हुई। अब डायरेक्शन की बात करें तो मैं इसको देखूंगा तो मेरी आई साइज कैसे है, इधर से जा रही है, तो यानी ऑब्जर्वर जो होता है उस ऑब्जर्वर के आईज की जो डायरेक्शन होती है, यानी देखने वाले की आंख की जो दिशा होती है, उधर ही उस प्लेन का, उस सरफेस का या उस सतह का क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। बात समझ में आई? मैंने कहा इसके पीछे भी हो सकती है, तो कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर तो इधर वाला लेंगे कि उधर वाला लेंगे, तो बात समझना, अगर आप इस साइड से इस प्लेन को आप समझ गए कि इसकी एरिया वेक्टर इधर हुई, तो इधर आप पॉजिटिव मानोगे, इधर क्या मान लोगे, पॉजिटिव मान लोगे। जो इसके पीछे वाला होगा उधर के लिए वो उसको पॉजिटिव मान सकता है। तो इसका एक और रिजल्ट हो सकता है कि वो क्या लिख सकता है बच्चा, 12 माइनस के कैप। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अब फिर बात को समझना कि मान लो कि ये जो मेरा हैंड है ये क्या है, आपका सरफेस है, ये क्या है, आपका सरफेस है, यानी सतह है। ये सतह ऐसे बनी हुई है, अगर मैं बोलूं इस सतह की एरिया वेक्टर किधर होगी, तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसकी जो एरिया वेक्टर होगी या तो ऊपर या तो नीचे। कहां होगी, या तो ऊपर या तो नीचे। मतलब अगर ऊपर से कोई देखेगा तो इसके लिए एरिया वेक्टर ऊपर, अरे भैया ये प्लेन तो हुआ, ये सतह सरफेस हुआ, तो ये एक्स और वाई प्लेन में है, तो इसका कहां बन जाएगा, ऊपर बन गया। अच्छा, अगर नीचे से कोई देख रहा है तो उसके लिए एरिया वेक्टर नीचे। बात समझ में आ गई है, ये चीजें क्लियर हुई। आगे जरा समझना इसमें कि मान लो एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूं, एरिया वेक्टर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आज के बाद आप किसी से ये नहीं कहेंगे कि एरिया वेक्टर कैसी राशि है। चलो आते हैं अपने वापस टॉपिक पे। तो मान लो कि मैंने ऐसे एक रिंग बनाया, एक रिंग बनाया, फिर मैंने बोला कि बता इसका एरिया वेक्टर किधर होगा। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कोई बच्चा तुरंत बोलेगा सर क्षेत्रफल है तो रिंग है, तो मान लेते हैं क्या है आपका वृत्त, तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर, तुरंत बता देंगे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो बताना ध्यान से, इसकी डायरेक्शन इधर होगी कि नहीं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी सतह के क्या होगी, लंबवत होगी। तो ये जो सतह है इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा भाई, या फिर या इधर चला गया, तो इधर जो होता है वो क्या होता है आपका, जे होता है। तो कोई बच्चा जे कैप भी लिख सकता है और कोई बच्चा क्या लिख सकता है, पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप। बोथ आर करेक्ट, दोनों चीजें सही है भाई। इसका अगर एक्स वाई प्लेन ऐसे बनाओगे तो इसकी डायरेक्शन इधर ही तो होगी, एरिया वेक्टर। मैंने कहा एरिया वेक्टर कहां होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी उस सतह के लंबवत। तो इस चीज को रट्टा मारना है आपको कि सर अगर क्षेत्रफल को कोई पूछता है तो क्षेत्रफल कैसी राशि है, तो कहेंगे सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर होती है, तो कहेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी सतह के लंबवत होती है। जैसे अभी मुझे याद है ऐसे आपको याद होना चाहिए। चीजें जो समझने वाली थी उस चीज को मैंने समझाया, लेकिन जिस चीज को मैं बोल रहा हूं कि रट लो, तो इस चीज को आपको रटना पड़ेगा। फिर से एक बार कि हमें जब फ्लक्स पढ़ना है तो फ्लक्स पहले किसको समझना है, सर क्षेत्रफल वेक्टर को समझना है। मैंने बोला क्षेत्रफल वेक्टर, चलो ठीक है, क्षेत्रफल कैसी राशि है, तो अब आप क्या बोलेंगे, सदिश राशि है। फिर बोला कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, दिशा किधर होगी, तो आप कहेंगे सतह के क्या होती है, लंबवत होती है। सर एक बात और क्या, तो कहेंगे कि सर इसमें जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर हो सकती है, सामने भी हो सकती है, पीछे हो सकती है, तो कहेंगे ये दोनों क्या है, सही है। लेकिन याद रखेंगे कि अगर कोई बच्चा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में यदि ऊपर वाले हिस्से को क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, तो उस पूरे क्वेश्चन में उसके लिए पॉजिटिव कहां होगा, ऊपर होगा। कोई बच्चा नीचे मान लिया तो नीचे के लिए उसकी जो डायरेक्शन होगी उस पूरे क्वेश्चन के लिए होगी। बात समझ में आई? अब कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे थोड़ा सा 2D और 3D के लिए। तो 2D और 3D का मतलब समझेंगे, फिजिक्स अपनी भाषा में क्या कहती है 2D को,
याद रखना 2D का मतलब क्या हो जाता है आपका ओपन सरफेस। ओपन सरफेस का मतलब क्या है तो कहते हैं खुला पृष्ठ। क्या कहते हैं खुला पृष्ठ। तो खुला पृष्ठ में कौन कौन सी फिगर आती है तो जरा ध्यान से देखना। अगर खुला पृष्ठ में बात करूं तो जैसे ये आपका क्या था वृत्त था, ये भी क्या है ओपन सरफेस। फिर जरा बात कर लो स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, ट्रायंगल की, तो ये सब क्या है आपके भैया ये सब खुले पृष्ठ में तो रखी जाती हैं, ओपन सरफेस हो गया। अच्छा फिर दूसरी बात मैंने कहा ये 2D है, इस किसमें रखता है इसको 2D। भैया ये 3D है, तो 3D को क्या कहता है क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब क्या बंद पृष्ठ। क्या मतलब बंद पृष्ठ। ये तो हमारी मैथमेटिक्स जो भाषा है मैथमेटिक्स में मैथ के लैंग्वेज वो 3D कहता है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज इसको क्या कहती है, इसको क्या कहती है अभी मैंने बताया, इसको कहेंगे क्लोज, क्लोज सरफेस। क्या कहती है क्लोज सरफेस। इसको कहते हैं आप बंद पृष्ठ। क्या कहते हैं बंद पृष्ठ। अच्छा जो 2D है इसको कहती है ओपन सरफेस। फिजिक्स क्या कहती है 2D को ओपन सरफेस की बात करती है। बात समझ में आई यहां तक। और इसको हिंदी में क्या कह लेते हैं ओपन सरफेस को खुला पृष्ठ। क्या बोल देते हैं खुला पृष्ठ। ये चीजें समझ में आई। 2D 3D में करेंगे कुछ क्वेश्चन तो एरिया वेक्टर और ज्यादा क्लियर होगा। ओके नोट करें फिर आगे पढ़ते हैं इसमें। तो आगे हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसे फिगर दिया हुआ है, बन गया ये आपका x y z, बोल दिया एक ऐसे क्या बना दिया आपके पास आयत बना दिया ए बी। बोला कि इसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा तो क्या बताएंगे आप तुरंत कहेंगे सर एरिया पूछ रहे हैं, तो एरिया तुरंत क्या हो जाएगा आपका a इंटू बी, ए बी हो जाएगा। तो डायरेक्शन की बात करेंगे कि डायरेक्शन किधर होगी, तो अब देखो यहां डायरेक्शन ऐसे देखना चाहोगे तो बात समझना कि ये जो फिगर बना हुआ है वो कहां बना हुआ है वाई जेड सॉरी एक्स जेड में बना हुआ है। किस प्लेन में बना हुआ है एक्स जेड में प्लेन में बना हुआ है। तो मैंने हमेशा आपसे बोला कि जो फिगर बनेगा यानी इसकी जो दिशा होगी वो लंबवत होगी कहां से इस सतह से इस पृष्ठ से। तो ये पृष्ठ इसका जो लंबवत रूप होगा वो कहां होगा वाई में होगा। तो वाई को हम पढ़ते क्या है जे पढ़ते हैं जे कैप। तो या तो ये क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा या क्या हो जाएगा ए बी माइनस जे कैप। क्या हो जाएगा ए बी माइनस जे कैप। दोनों क्या है सही है। मैंने याद कराया आपको कि कोई बच्चा जे लिखेगा तभी सही, माइनस जे लिखेगा तब भी सही। बट क्या होना चाहिए कि जब वो क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग में अगर इसको जे कैप मान लिया, नीचे वाले को क्षेत्रफल वेक्टर मान लिया, तो उसके लिए वो दिशा पूरे क्वेश्चन में सेम रहेगी। ऊपर मान लिया तो पूरे क्वेश्चन में सेम रहेगी। बात समझ में आई ये चीजें कैसे होंगी। आगे एक और करते हैं। तो नोट कर लिए होंगे आप इसको। आगे जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही रखा, चीजें थोड़ी सी समझने की। ये बना एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कर दिया और यहां पे क्या रख दिया एक वृत्त रख दिया, सर्कल रख दिया। बोला कि जरा इसका हमको एरिया बताओ, तो तुरंत हम कहेंगे सर एरिया की बात की आप तो एरिया हो जाएगा क्या पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन की मैं बात करूं कि डायरेक्शन किधर होगी, तो डायरेक्शन किधर होगी आपको बोलना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा कि अब डायरेक्शन किधर होगी। तो कोई बच्चा तुरंत उठेगा तो कहेगा भाई सर इधर है तो इधर आएगा, तो हम कह देंगे के कैप। क्या कह देंगे के कैप। तो फिर हम बोलेंगे कि बच्चा ये गलत है, तो क्या बनेगा इसका रिजल्ट जरा ध्यान से देखना पाई आर स्क्वायर। भैया जो एक्स वाई जेड हुआ करता था मैंने इसके नेम चेंज कर दिए, यानी इसको हमने वाई का रख दिया और इसको क्या कर दिया जेड कर दिया। भाई इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये एक्स है ये वाई है ये जेड है, तो इसको आपस में क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। हम किसी क्वेश्चन में एक्स मान लेते हैं इधर इसलिए उधर चलते रहते हैं, इधर वाई मान लेते हैं तो वाई चलते रहते हैं। तो अब जो आपका रिजल्ट होगा फिर देखो एक्स और जेड प्लेन में है उस समतल में रखा हुआ है, तो अब क्या होगा
कि ये वाली जो दिशा होगी जे तो अब ये बन गया, तो फिर इसकी दिशा जो होगी या तो जे कैप हो जाएगी या क्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप। क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें जो नोट करना है सबसे बड़ी बात, मैं कई बार से बोल भी रहा हूं, कई बार इसलिए बोलता हूं, इसको नोट कर लेंगे आप। ये क्या था आपका y था यानी j, नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं बात बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, तो कर लिए होंगे नोट, इरेज कर रहा हूं जरा। अगर कहीं भी आपको 2D फिगर दिखे, कहीं भी आपको 2D फिगर दिखे, तो जो उसमें डायरेक्शन की जो दिशा होगी वो दोनों क्या मानी जाएगी? सही मानी जाएगी, अंदर और बाहर के तरफ, दोनों तरफ। क्लियर है? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एरिया वेक्टर की जो दिशा होती है, यानी एक एरिया वेक्टर जो होता है, होता किधर है? क्षेत्रफल वेक्टर। तो हम कहेंगे कि जिस सतह पे हमको एरिया निकालना होगा, वहां पे एरिया वेक्टर उस सतह के क्या होगी? लंबवत होगी, या तो बाहर के तरफ या तो अंदर के तरफ। बात क्लियर है? तो आगे चलते हैं किस फिगर में? 3D फिगर में। कैसे फिगर में? 3D फिगर में। तो जरा 3D को बढ़िया से समझना। 2D 3D करते हो, मतलब भी समझते हो। इसका मतलब है क्लोज्ड सरफेस, यानी बंद पृष्ठ। चलिए, अब बंद पृष्ठ की बात करूं तो मैं कह दूं गोला। याद रखना, स्फेयर की बात कर रहा हूं, यानी गोला की बात कर रहा हूं। गोला किस में रखा जाता है? 3D में रखा जाता है। इसके बाद मैं कह दूं क्या बन गया ये? क्यूब। क्यूब भी किस में रखा जाता है? 3D में रखा जाता है। अब बात दो ही फिगर पे समझ लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपका क्या है? सिलेंडर है, यानी बेलन है, ये सब कहाँ रखा जाता है? आपका 3D फिगर में रखा जाता है। अच्छा, अगर इसमें मैं बात करूं कि इसके कितने फेस होते हैं, कितनी सतह है, तो एक है। गोला है ना कि वृत्त है, और गोला और वृत्त में अंतर अब समझते रहना। अब ये नहीं मैं यहां बताने वाला कि गोला में और इसमें वृत्त में क्या अंतर होता है, उसको समझना होगा तो मुझसे मिलना पड़ेगा। बात समझ में आई? वहां पे समझाएंगे आपको खोपचे में। तो बात को समझना, अगर इसकी मैं बात करूं तो इस पे एक सतह होगी, और याद रखना कि जो आपका 3D फिगर होता है, 3D फिगर में जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, जो एरिया वेक्टर होता है, वो लंबवत बाहर के तरफ होता है, यानी आउटवर्ड होता है। यानी अगर यहां से मैं बात करूं तो इधर पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं भी जो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? भाई ये जो सतह हुआ, इस सतह के लंबवत, इस सतह के क्या होगी? लंबवत होगी। एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि इस सतह का जो परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड जो होगा, इधर होगा, इसमें अंदर के तरफ नहीं होता है। जैसे 2D फिगर में, यानी ओपन जो सरफेस हुआ करता था हमारे पास, उसमें हम क्या लेते थे? डायरेक्शन दोनों तरफ ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे जो आपको डायरेक्शन लेनी है एरिया वेक्टर की, वो कहाँ लेनी है? लंबवत बाहर के तरफ होती है, आउटवर्ड होती है। बात समझ में आई? वैसे ही ठीक यहाँ पे ये आपका क्या है? क्यूब है, यानी घन है। तो घन में अगर हम फेस की बात करें, कितने सतह होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 6 सतह होते हैं। बात क्लियर है? तो इसका नाम जरा हम लिखते हैं। इस सतह को हमने मान लिया 1, ये सतह आपका क्या हुआ 2, और ये क्या हुआ 3, ये हो गया 4। अब जरा ध्यान देखना, इसका जो ऊपरी वाला सतह एक होगा, एक इसके ऊपर होगा, इसका नाम हमने रख दिया 5। एक सतह इसके पीछे होगी, यानी ये वाली जो सतह होगी, इसका नाम हमने क्या रख दिया? 6 रखा। क्लियर हुआ यहां तक कि कैसे इसके 6 होते हैं? भैया कुछ नहीं समझ में आए तो अपने घर को देख लेना। अगल बगल की जो 4 दीवारें होंगी वो उनके फेस हो गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 6 फेस हो गया। अब आपको जो एरिया वेक्टर लेना है,
यानी एरिया क्षेत्रफल वेक्टर की जो डायरेक्शन लेनी है वो आपको बाहर से लेनी है। बाहर से कहाँ लेनी है? लंबवत लेनी है। यानी अगर आप घर में हो, घर के दीवार में पे जो एरिया वेक्टर आप निकालना चाहते हो तो उसके बाहर से लंबवत, यानी मान लो कि ऐसे दीवार हो गया घर का, आप ऐसे खड़े हो गए, तो जब आप यहां से देखोगे तो एरिया वेक्टर इधर, मैंने एक चीज याद स्टार्टिंग में बोला था कि आइट साइज, यानी जहां से आप देख रहे हो उधर ही एरिया वेक्टर बनता है। इस चीज को समझ लोगे तो एरिया वेक्टर कभी नहीं भूलने वाला है। मैं हालांकि बोला हूं कि आप रट्टा मार लो, लेकिन थोड़ी सी समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं कि अगर इस चीज को समझ लिए तो आप कभी नहीं एरिया वेक्टर को भूलोगे, कि जहां से आपको देखना है एरिया वेक्टर उधर ही बनेगा। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही यहां से देखोगे तो इसके लिए एरिया वेक्टर इधर हुआ, यानी एरिया वेक्टर इधर तो बना, हाँ या ना बोलो, बन जाएगा कि नहीं? वैसे ही अगर यहां पे देखोगे तो इसके लिए नीचे से देखोगे तो इसके लिए भी एरिया वेक्टर ऐसे बना। यहां पे जैसे देख लिया बाहर से तो इसके लिए भी इधर बन गया, इसके लिए हमने देखा तो इसके लिए भी एरिया वेक्टर इधर बना। 5 वाले का देखेंगे तो 5 वाले का एरिया वेक्टर इधर बनेगा। भाई सामने अगर दीवार होगी तो यहां से देखेंगे तो एरिया वेक्टर इधर ही तो बना, क्योंकि इस सतह के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हुआ? पीछे वाले के भी उस साइड हो जाएगा। जो इसमें सबसे अच्छी बात जो बतानी है वो कि आपको जैसे ये दीवार हो गया, मान लो इसका ये वाला सतह, तो आप केवल आउटवर्ड लोगे, बाहर के तरफ लोगे, यहां से इसके अंदर वाला नहीं लेंगे। इधर जो हम ले रहे हैं वो इस दीवार का बाहर के तरफ ले रहे हैं। तो यानी जो आपके पास बंद पृष्ठ होता है उसके जो एरिया वेक्टर होती है वो कहां होती है? आउटवर्ड होती है। बात एकदम क्लियर है? समझ में आया? तो इस चीज को अपनी भाषा में नोट कर लेंगे, क्योंकि खुद के लैंग्वेज में जो लिखी हुई चीजें होती हैं वो बढ़िया समझ में आती हैं और याद भी होती हैं। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे कि हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उससे पहले जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को अपनी लैंग्वेज में समझ के लिखने का प्रयास करें, ताकि वो चीजें आपको लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय तक याद रहें। ओके, नोट करिए इसको, फिर आगे पढ़ते हैं। तो हम वापस आते हैं कहां पे? वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि हमने स्टार्ट यहीं से करा था। इसको समझने के लिए हमने किसको पढ़ा? एरिया वेक्टर को पढ़ा। तो वैद्युत फ्लक्स पे आते हैं। इसका प्रतीक हमने यानी सिंबल हमने आपको बता रखा है फाई। ये कहता क्या है इसको आप जरा एक बार समझते हैं पढ़ के, फिर इसको मैं फीलिंग वाली चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। तो कह रहा है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो किसी लंबवत पृष्ठ या सतह को क्या करती है? पार करती है, तो उस वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या बोला गया? वैद्युत फ्लक्स बोला गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला गया। कहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस। यानी कुल मिला के अगर मैं ये कहूं कि जो वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वो किसी लंबवत सतह को कितना ज्यादा पास करेगी, जितना ज्यादा पास करेगी उतना बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, तो वैद्युत फ्लक्स का मान भी उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। सर क्या बोल दिए, ये सब चीजें तो कुछ समझ में नहीं आ रही। तो जरा बात को समझना कि अगर मैं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की बात करूं तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उसको तो आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहां से चलती हैं, यानी नेगेटिव से चलती हैं, पॉजिटिव पे खत्म हो जाती हैं, ऐसी सारी बहुत सारी क्वालिटी जो हुआ करती थी उसको पढ़ चुके हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनके कारण ही मुझे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? अनुभव होता है। बात सही है कि नहीं? उसके कारण ही होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं जो फीलिंग देती हैं, मतलब वो कर क्या रही हैं, तो मैं ये कहूं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो एनर्जी दे रही होंगी। तो ये भी सही है कि हाँ सर एनर्जी ही तो है, यानी वैद्युत बल रेखाएं जो क्या बना रही हैं? वैद्युत क्षेत्र बना रही हैं। वैद्युत क्षेत्र में होता क्या है? एनर्जी ही तो ट्रांसफर करें, एनर्जी ही तो दे रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? हमको फील आ रहा है, मजा आ रहा है, थोड़ा फीलिंग आ रही है। तो भाई ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो डायरेक्ट वहां पे फील आता है जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। तो वहां पे अगर कोई बोल दिया कि फीलिंग नहीं आई
तो तुरंत वहां पे फील कराएंगे। वो कैसे फील कराएंगे तब की बात है, लेकिन इस चीज को समझना। इसके कहने का जो मेन पर्पज है वो ये कह रहा है कि सर हमारे पास, इसको नोट कर लिए होंगे, इरेज करते हैं ताकि चीजें आपको समझा सकें। ये कहता है कि सर हमारे पास क्या हो, एक प्लेन हो यानी एक सतह हो। अब मान लीजिए कि हमने एक ऐसी सतह बना ली, ये सतह हुआ। अब वैद्युत बल रेखाओं को मैं क्या कराऊंगा, इसमें से क्रॉस कराऊंगा। तो ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे पास कर रही हैं, इधर चल रही हैं ऐसे वैद्युत बल रेखाएं। अब बात को समझ, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो फ्लक्स होगा यानी वैद्युत फ्लक्स का मान होगा कितना होगा, तो मैं कहूं कि इस लंबवत सतह से, इस सरफेस से कितनी बल वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस की, तो कोई ये कह सकता है 1 2 3 4 5 6 7, सर 7। तो ध्यान से देखना, इस सतह से जो पास करने की बात कर रहा है वो केवल और केवल इतनी है। अब इसको काउंट करेंगे तो कहेंगे 1 2 3 4, यानी वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है इस सतह से कितनी पास करी, 4 पास करी। बाकी ये जो है ये क्या है, इनको टच ही नहीं कर रही हैं और बगल से क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स की बात करें तो कितना फ्लक्स पास किया, कितना वैद्युत फ्लक्स है, तो कहेंगे 4 है। एक्चुअली हमने कहा ही था कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो किसी लंबवत सतह को क्या करती है, पार करती है, यानी पार करने का मतलब क्या, इसमें से होके जाती है, उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं को ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। फील आया ये थोड़ा थोड़ा? अब जरा समझना है ऐसे कि मान लो कि हमारे पास एक दूसरा ऐसे पृष्ठ है, एक दूसरा ऐसे पृष्ठ है। अब मैं क्या करूं कि वैद्युत बल रेखाओं को, ये जो वैद्युत बल रेखाएं बाहर से जा रही थी इनको जरा पास पास कर दूं, इनको क्या कर दूं, पास पास करूं। तो अब जरा देखना, अगर मैं इनको पास पास कर दिया तो अब बताइए कि जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या थी वो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, यानी हुआ क्या कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रिक, अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा हो गई तो फ्लक्स का मान ज्यादा हुआ। अच्छा, पहली चीज ये समझते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा हुई, जहां वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। हाँ सर, ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि जहां वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा होंगी वहां पे क्या होगा, बल रेखाएं अगर ज्यादा हुई तो क्या होगा, अरे भाई वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि जो फाई होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, ई के, यानी वैद्युत फ्लक्स प्रोपोर्शनल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम करते हैं तो हम ये चीज समझते हैं कि ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही तो बात होती है। लेकिन अगर हम अब इसको केवल वैद्युत क्षेत्र कहते हैं तो ये आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे हम क्या है, इसकी इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो एक चीज हमें समझ में आया कि सर जैसे जैसे वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल जो रेखाएं चल रही हैं उनका मान बढ़ा यानी उनकी संख्या बढ़ी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी ज्यादा होगा। बात क्लियर है? फिर चीज ध्यान से देखिएगा, अब यहीं पे जैसे ये वाली बल रेखा और ये वाली बल रेखा इसको टच नहीं कर रही है, अगर मैं क्या करूं कि इस सरफेस को जरा ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है इसमें, बिल्कुल फील होके समझ में आएगा कि अगर क्या होगा कि मैं इसको बढ़ा दूं, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो मैंने किसको बढ़ा दिया, भाई आप कहेंगे ना कि सर आपने एरिया को बढ़ा दिया। जब एरिया को बढ़ा दिया तो ये वैद्युत बल रेखाएं इसमें से क्रॉस करने लगी, और जब ये वैद्युत बल रेखाएं इसमें से क्रॉस करने लगी तो आपके पास किसका मान बढ़ा, भाई फ्लक्स का मान तो बढ़ गया। तो आप कहेंगे कि सर जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो दो बातों पे निर्भर करता है, किस किस बातों पे, पहली चीज तो ये कि अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो वैद्युत फ्लक्स बढ़ा।
क्लियर हुआ। फिर मैंने कहा कि अगर एरिया बढ़ा तब भी वैद्युत बल रेखाएं जो बाहर से क्रॉस कर रही थी वो अंदर से क्रॉस करने लगी। जब अंदर से क्रॉस करने लगी तब भी किसका मान बढ़ गया, वैद्युत फ्लक्स का मान बढ़ गया। तो यहां से ये भी हो सकता है कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के। तो इसलिए जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, E इंटू ए। जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी सदिश राशि है, जो एरिया है ये भी क्या है, सदिश राशि है। लेकिन अगर अब हम बात कर दें किसकी, वैद्युत फ्लक्स की, तो वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। सबने बोला अरे सर ये कैसे हो गया, आपने कहा कि ये भी सदिश है ये भी सदिश है तो ये अदिश कैसे हो गया। तो बात को समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी दो सदिश राशियों का जो अदिश गुणनफल होता है, तो जो राशि आती है वो कैसी राशि आती है, अदिश राशि आती है। क्लियर हुआ यहां तक। अगर मैं इसके मात्रक की बात कर लूं तो इसका मात्रक बताएंगे आप, मात्रक कितना होगा, तो कहेंगे सर हमने पढ़ रखा है वैद्युत क्षेत्र का मान, तो हमने कहा था कि यहां से अगर इसके मात्रक की हम बात करते थे तो हम कहते थे न्यूटन पर कूलम, एरिया है मीटर स्क्वायर होगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, मात्रक हो जाएगा। यहां तक ये चीजें क्लियर हुआ। अच्छा आगे अब इसमें समझते हैं क्या, नोट करते रहिए जहां जहां आपको जरूरत पड़े, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठा करिए ताकि जब जरूरत पड़े तुरंत नोट कर लिया करिए, क्योंकि जितनी बार जो चीजों को आप लिखेंगे वो चीजें आपको उतने अच्छे से क्या होंगी, याद हो जाएंगे। अब इसको देखिएगा, इसको लिखा जाता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब तक हम बात कर चुके हैं ई और ए में कि ई बढ़ा तभी फ्लक्स बढ़ा, ए बढ़ा तभी फ्लक्स बढ़ा। अब बात करेंगे कॉस थीटा। तो कोई बच्चा ये कह लेगा कि सर आप इसकी बात किए हैं ए की, ई की, लेकिन थीटा की तो बात ही नहीं की है। तो अब थीटा को क्या आप कॉस थीटा लिखते हैं, साइन थीटा भी तो लिख सकते थे, साइन थीटा भी तो लिख सकते थे। तो इस चीज को हम आपको बताते हैं। अब बात को समझिएगा जरा, जैसे ये आपके पास लंबवत जो था आपके पास एक सतह थी, इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही थी ऐसे, अगर अब मैं बात करूं, ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात कर लूं, अब हमको जरूरत पड़ गई एरिया वेक्टर की, इसीलिए हम फ्लक्स से पहले किसको पढ़ा दिए, एरिया को। अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करूं तो मैं ये बोलूं कि इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही है, क्या है, एरिया वेक्टर भी इधर ही। तो आप कहेंगे कि एरिया वेक्टर इधर कैसे है, तो इस चीज को समझना कि ये जो आपका लंबवत पृष्ठ है भाई, ये हमारे पास बुक है, बुक के माध्यम से समझते हैं। अगर मान लो कि ये बुक ऐसे रखी होती, भाई ये मोटी है थोड़ी सी पतली कर देते हैं ये समझ में आए, ये अगर ऐसी रखी होती और वैद्युत बल रेखाएं ऐसे आ रही, अगर ऐसे आती तो क्या ये वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर से जा रही हैं, नहीं, कहां से जा रही हैं, बाहर से जा रही हैं, टच करते हुए जा रही हैं, तब तो नहीं होता। तो मतलब क्या है, ये प्लेन ऐसे नहीं है, लंबवत मैंने कहा, इस चीज को जरा देखिए, क्योंकि इसको भाई ऐसे है तो इसको तो ऐसे नहीं फिगर कर सकते, लेकिन बुक को कर सकते हैं। तो बुक के माध्यम समझना कि ये जो फिगर है ये फिगर ऐसे है, ये फिगर कैसे है, ऐसे है। तो यहां पे जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो इधर निकल के आ रही हैं, इधर ही तो आ रही हैं, ओ घोंचू समझ ले, ये किधर आ रही हैं, इधर आ रही हैं। क्या बोल रहे हैं सर, अरे भाई अगर ये रहेगा तो ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे आएंगी, हाँ सर समझ में अब आया कि इधर से आएंगी। अच्छा अब मैं बोला हूं कि एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो इस पे नहीं समझ में आ रहा था, फिर मैं इसको यूज करा।
अब देखा कि हाँ सर इधर से अगर मैं देखा तो इसका एरिया वेक्टर इधर ही बना, क्योंकि इस सतह का परपेंडिकुलर किधर होगा, लंबवत किधर होगा, बाहर की तरफ ही तो होगा। एरिया वेक्टर कहाँ होता है, लंबवत होता है बाहर के तरफ, कहाँ पे, सरफेस के। तो ये आपका इधर ही हुआ, मतलब ई और ए भाई वैद्युत क्षेत्र और क्या एरिया वेक्टर ये दोनों एक ही तरफ हुए, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल हुआ यानी जो थीटा हुआ वो कितना हुआ, 0। कितना हुआ, 0 हुआ। लेकिन अगर फ्लक्स की मैं बात करूं तो जब पूरी की पूरी वैद्युत बल रेखाएं इसमें से क्रॉस करेंगी तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं, फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। फ्लक्स का मान कितना होगा, मैक्सिमम होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र और एरिया के बीच जब एंगल आपका 0 डिग्री बना तो फ्लक्स का मान क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, सबसे अधिक वैद्युत फ्लक्स हुआ। दूसरी बात, अगर मैं एक सतह लूं और वो सतह ऐसे है, मतलब ये सतह अब ऐसे हो गई, अब वैद्युत बल रेखाओं को क्रॉस कराने की कोशिश करूंगा तो जरा ये फिगर में तो ऐसे दिखेगा कि नहीं इसके अंदर से जा रही है, तो ये अंदर से नहीं जा रही है। ये समझना कि ये आपका फ्लक्स हुआ और वैद्युत बल ये आपका प्लेन हुआ, सतह हुआ और वैद्युत बल रेखाएं ऐसे आ रही हैं, तो इसको टच करते हुए क्या हो गई, निकल गई। भाई अगर ये ऐसे था, या फिर सबसे अच्छा चीज ये इस बोर्ड को ही मान लेते हैं, इस बोर्ड को ही क्या मान लेते हैं, आपका प्लेन मान लेते हैं। अब क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाएं अगर इधर से चल रही हैं तो इसको टच करते हुए ऐसे निकल जाएंगी, टच करते हुए निकल जाएंगी कि नहीं निकल जाएंगी। यानी अगर टच करते हुए निकल जाएंगी तो क्या होगा, यहां पे जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं निकल जा रही हैं टच करते हुए, यानी इसके अंदर से नहीं गई, तो फ्लक्स का मान क्या हो गया, 0। फ्लक्स का मान क्या हो गया, 0। तो लिखेंगे यहां पे कि अगर ये क्या है, इसके समांतर है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स का मान मिनिमम। अब देखना, अगर ये ऐसे है तो अगर मैं इसके क्षेत्रफल वेक्टर की बात करूं तो भैया ये प्लेन है तो क्षेत्रफल वेक्टर बाहर, क्योंकि अगर इसी को मैंने प्लेन मान लिया है तो मैं देखूंगा ऐसे, तो कहां हुआ, बाहर हुआ कि नहीं हुआ, बाहर हो गया। हाँ सर बाहर तो होगा, यानी जब बाहर होगा तो ये हमारा एरिया वेक्टर ऐसे, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे, दोनों के बीच एंगल कितना बना, 0 डिग्री, थीटा का सॉरी 90 डिग्री, यानी थीटा की जो बात हमने करी, थीटा की वो कितना हो गया, 90 डिग्री। फिर से समझना कि यानी जो एरिया वेक्टर है और वैद्युत बल रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच जो आपका एंगल बना वो 90 डिग्री बना। एंगल 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन जो वैद्युत फ्लक्स है केवल टच करके गई वैद्युत बल रेखाएं, तो फ्लक्स का मान क्या हो गया, मिनिमम हो गया। अब यहाँ पे इसी चीज को चेक करेंगे, अगर मान लो कि यहाँ पे फाई इक्वल टू मैं लिखता ई ए साइन थीटा, तो बताओ कि ई ए यहां पे अगर साइन 0 का मान लिखता तो ये 0 से मल्टीप्लाई होता, तो कहते कि फ्लक्स कुछ नहीं है, फ्लक्स का मतलब 0। लेकिन हम देख रहे हैं कि फ्लक्स यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ के अकॉर्डिंग अगर साइन रखता तो क्या आ जाता, 0। तो हमारा जो मानना होता वो क्या होता, गलत होता। फिर हमने किसको करा, कॉस थीटा को करा, कॉस थीटा को करा, तो कॉस थीटा में देखा कि E इंटू ए है और इस समय दोनों के बीच 0 डिग्री बन रहा है, तो 0 का मान, cos 0 का मान कितना हो जाता, 1, यानी ई ए आता, मतलब जितनी की जितनी वैद्युत बल रेखाएं होती टोटल की टोटल क्रॉस कर रही हैं, तो फ्लक्स का मान क्या हो जाता, मैक्सिमम होता। बात समझ में आ गई कि cos थीटा क्यों रखा जाता है। चलो अच्छा, कोई दूसरा ये कह सकता है कि सर ई ए केवल था तो थीटा की जरूरत क्या थी, तो उस चीज को भी जानना जरूरी है कि नहीं, थीटा क्यों। अब बात को समझना इस तरीके से कि मान लो कि ये आपका बुक है, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर क्या है, इधर है, और वैद्युत बल रेखाएं इधर से आ रही हैं, तो दोनों की दिशा इधर ही हो गई, दोनों की दिशा क्या हो गई, इधर ही हो गई।
लेकिन हुआ क्या कि मैं धीरे धीरे ऐसे एरिया वेक्टर को, एरिया वेक्टर भी तो इधर हुआ, अब धीरे धीरे एरिया वेक्टर इधर हुआ, या वैद्युत बल रेखाओं की बात करूं कि वैद्युत बल रेखाएं अब इधर से जा रही तो इधर जाने लगी। तो ये बताओ कि जैसे जैसे दोनों के बीच, यहां पे समझेंगे तो ज्यादा चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी, समझ लेते हैं यहां पे। अब सोचना कि मान लो कि इसका एरिया वेक्टर भी इधर, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे चल रही थी, तो दोनों के बीच में जो एंगल था वो क्या था, थीटा इक्वल टू जीरो। थीटा इक्वल टू क्या था, जीरो था, और ये ई है, थीटा इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा कि अब वैद्युत बल रेखाओं को ऐसे क्रॉस कराऊं, लो ऐसे क्रॉस करने लगी, तो हुआ क्या, इनके बीच में एंगल बढ़ने लगा। भैया यहाँ कुछ नहीं एंगल था, दोनों ऐसे ही चल रही थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी होने लगी तो एंगल बनने लगा, और जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ने लगा वैसे वैसे वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होने लगा, कम होने लगा। इसीलिए काश थीटा में भी आप देखते होंगे जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाता है वैसे वैसे काश का मान क्या होता है, कम होने लगता है। ये चीज समझ में आई, क्लियर हुआ। अब इसमें एक चीज नोट करके लिखेंगे कि जो हम थीटा लेते हैं, जो यानी हम एंगल की बात करते हैं, थीटा की बात करते हैं, यानी जो थीटा है वो किसके किसके बीच लेते हैं, तो हमारा जो थीटा होता है वो वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल वेक्टर के बीच होता है। क्षेत्रफल वेक्टर के बीच होता है। जैसे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सरफेस और क्या वैद्युत क्षेत्र के बीच एंगल लेने लगते हैं, तो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम हमेशा एरिया वेक्टर हमको निकालने आना चाहिए, फिर हमको वैद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए, तभी हम किसकी बात कर पाएंगे, थीटा की बात कर पाएंगे। क्लियर है, समझ में आया। दो चार इस पे अच्छे अच्छे सवाल पढ़ते हैं ताकि और क्लियर हो, फिर इसके बाद हम कहाँ आएंगे, गौस बाबा पे आएंगे। क्लियर है। यानी अगला जो सवाल होगा बहुत ही बढ़िया सवाल है, कह रहा है कि एक रिंग बना दिया है, इस रिंग पे बोल रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो ऐसे चल रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इधर है। तो ध्यान से देखिए, अगर ऐसे होगा तो इस पॉइंट पे आपका क्या होगा, इसके दो घटक बनेंगे, इस दिशा में है तो ये आपका ई कॉस थीटा है, और ये क्या दे दिया है, ई साइन थीटा। इस एंगल का मान दे दिया 30। अब आपसे पूछ रहा है कि इससे पास करने वाले नेट फ्लक्स का मान कितना होगा, यानी फाई का मान कितना होगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर ई इंटू ए कॉस थीटा, यही तो कहेंगे। तो ये देखिएगा ई को हम कर लें ई नॉट, भाई नहीं पता है अभी तो ई नॉट मान लेते हैं। यहां से इसकी एरिया क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा की बात करेंगे तो आप तुरंत इसका मान रखेंगे कॉस 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा क्या, नहीं बनेगा, गलत होगा। आप कहेंगे सर cos 30 लिखा हुआ है, cos 30 लिखा, फिर गलत आपने क्यों करा। तो याद रखेंगे बच्चा कि ये जो हमारा एंगल है, इसको देखो ये एंगल किसके बीच है, क्या ये एंगल हमारा एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच है, यानी ई और ए के बीच हमको क्या चाहिए, एंगल चाहिए। इस चीज को मैंने पीछे नोट कराया है। तो ध्यान से देखो कि यहां से मैं बात करूं इसकी, तो हमारा एरिया वेक्टर इसका कहां होगा, इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, इधर ही तो होगा एरिया वेक्टर। तो इस एरिया वेक्टर की मैं बात करूं तो एरिया वेक्टर इधर हो गया, तो अब एरिया वेक्टर इधर हो गया, वैद्युत क्षेत्र इधर है, तो हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। तो अगर ये टोटल 90 डिग्री बना हुआ है, ये 30 है, तो ये कितना बनेगा, 60 बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहां से फाई का मान हमें चाहिए, तो ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री हो जाएगा।
तो कहेंगे ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2, यानी जो पाई आया आपका वो ई नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका रिजल्ट होगा। यह बात समझ में आई आपको? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन क्यों ऐसा हो रहा है? आप हमेशा जो एंगल निकालेंगे यानी थीटा की बात हम ई एंड ए के बीच करते हैं। अगर ये चीज आपको याद रही तो ऐसे क्वेश्चन आपसे, ऐसे सवाल आपसे गलत बनने वाले नहीं हैं। ये गलती जो होती है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को क्या करा, यहाँ पे रखा। ओके, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो अगला सवाल एक और बढ़िया सा कि हमारे पास एक प्लेन बना हुआ है एक्स वाई वाला, समझ रहे हैं आप, एक्स वाई जेड। इसमें मैंने क्या करा कि एक घन रख दिया। क्या कर दिया? घन को रख दिया और बोला कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, एक समान है। वो कैसा है वैद्युत क्षेत्र? एक समान है। उसकी दिशा की भी बात कर दें, यानी वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में ऐसे चल रहा है, एक्स अक्ष के, एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है। तो मैं बोलूं कि इस क्यूब पे जो नेट वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मान कितना होगा, उसका मान कितना होगा? तो आप कहेंगे इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है। कंडीशन है, ध्यान से सुनेंगे, कि हमारे पास क्या है, एक क्यूब रखा हुआ है, घन रखा हुआ है, जिसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है, लेकिन इस क्यूब के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखा हुआ है। कहेंगे सर कितना कंडीशन अप्लाई कर दिए, तो कंडीशन से घबराना नहीं है, आपको आराम से समझना है, क्लियर होंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे। तो हुआ क्या कि इस दिशा में चल रहा है, नेट फ्लक्स हमको बोल दिया, तो हम कहेंगे कि ये टोटल 6 फेस है। अगर मैं सबका अलग अलग फाई निकाल लूं और सबको ऐड कर दूं तो हमारा नेट फ्लक्स मिल जाएगा। ये हुआ सही कि हाँ सर अब तो मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसका नाम मैं रख दूं 1 2 3 4, ये 1 इसका है, इधर वाले नीचे वाले का, ये ऊपर वाला जो होगा 5 और इसके नीचे पीछे वाला जो होगा वो कितना हो जाएगा 6। भाई 6 फेस होते हैं, बात को समझिएगा, पीछे वाला 6, इधर वाला क्या हो गया आपका 5, नीचे वाला 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हो गया 4 हो गया। अब समझना, अगर इस 4 की मैं बात करूं तो इसके जो एरिया वेक्टर होगी उसकी दिशा किधर होगी, एरिया वेक्टर की दिशा इधर। भाई 4 पे ऐसे होगा तो इसकी दिशा इधर, देख भी इधर रहे हैं हम, कितनी बार बोल रहे हैं कि आई साइड से करेंगे तो थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएंगी। इधर से देखेंगे, इधर से 2 वाले के लिए, तो इसके एरिया वेक्टर की दिशा इधर, नीचे वाले को देखेंगे तो इधर, इसको देखेंगे तो इधर, 5 वाले का ऊपर इधर आएगा और 6 वाले का पीछे इसके। बात समझ में आई? अब मैं बात करूंगा कि सबका अलग अलग नेट जो फ्लक्स हमको निकालना है, तो मैं कहूं φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ क्या हो जाएगा 6। φ इक्वल टू होता क्या है, EA cos थीटा। सबसे पहले हम थीटा की बात कर लें तो हमें सारी चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। तो समझना, पहले के लिए पहले वाला एरिया वेक्टर नीचे और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, ये ऐसे और ऐसे बना, इधर आ रहा है यानी इसकी दिशा ऐसे बन रही है, इन दोनों के बीच में इधर आपका E बना और ये आपका एरिया वेक्टर बना, दोनों के बीच में 90 डिग्री,
तो cos 90 का मान कितना होता है 0। यानी अगर हम phi 1 की बात कर लें, ध्यान से देखना, अगर phi 1 की बात कर लें तो 0, phi 2 को भी छोड़ते हैं, 5 की बात करें, 5 वाले को जरा देखना, 5 की बात करें तो ये इधर वैद्युत क्षेत्र इधर, एरिया वेक्टर इधर, वैद्युत क्षेत्र इधर, 0 बना, दोनों के बीच 90 डिग्री, काम खत्म। 6 वाले को भी देखेंगे तो 6 वाले का एरिया वेक्टर इधर, वैद्युत क्षेत्र इधर, यानी अगर कैसे बन गया, ऐसे बन रहा है, तो फिर दोनों के बीच 90 डिग्री, तो 5 भी 0 हो गया और 6 भी 0 हो गया, यानी 5 भी 0 और 6 भी 0। 3 को देखेंगे, 3 ऊपर, एरिया वेक्टर इधर, वैद्युत क्षेत्र इधर, दोनों के बीच 90 डिग्री, यानी 3 भी क्या हो गया, 0 हो गया। कौन कौन सा बचा है आपके पास, 4 बचा हुआ है, phi 4 और phi 2, तो यहां से बच गया phi 2 प्लस phi 4। अब समझना, phi 2 की बात करूं, phi 2 की बात करूं तो एरिया वेक्टर भी इसका इधर, वैद्युत क्षेत्र भी इधर, दोनों के बीच 0 डिग्री, तो यहां से इसका कितना माना जाएगा, कितना आएगा, E0, भाई यहां पे रखेंगे तो E0 A cos 0, तो cos 0 का मान 1, तो E0 A प्लस phi 4 की बात करें तो देखिएगा वैद्युत क्षेत्र इधर चल रहा है, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और एरिया वेक्टर इस दिशा में, दोनों के बीच जो एंगल बना कितना बना, 180 डिग्री बना। तो अगर मान लो कि हम phi 4 की बात करें तो कहेंगे ये cos थीटा, तो E का मतलब E0 A यही रहा, और cos 180 का मान कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा -E0 A। अब ये प्लस क्या कर देगा, माइनस, तो -E0 A, यानी ये इसको मार दिया तो कितना आ गया, 0। यानी नेट फ्लक्स की हम बात करें तो नेट जो हमारा फ्लक्स आया वो क्या आया, 0। क्या आ गया, 0। तो एक चीज याद रखेंगे इसमें, तो आप देख के क्वेश्चन को बता सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई बंद पृष्ठ हो, यानी क्लोज सरफेस हो और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, कंडीशन याद रखेंगे कि यदि हमारे पास कोई बंद पृष्ठ हो और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं हो, तो उस पे अगर नेट फ्लक्स की बात आपसे पूछी जाए तो नेट फ्लक्स आपका कितना आने वाला है, 0। नेट फ्लक्स कितना आने वाला है, 0। चाहे उसका शेप, ये इसके शेप वगैरह पे डिसाइड नहीं करेगा। यहां से बात समझ में आई, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कोई इसके अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। चीजें आपको अच्छे से समझ में आई, नोट कर लेंगे। इसके बाद हम कहाँ आ गए, गॉस थ्योरम। किसको पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम। कहीं कहीं चीजें जो होती हैं आपकी, गाउस प्रमेय लिखा है, कहीं कहीं क्या लिखता है, गाउस का प्रमेय। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसको, गाउस के प्रमेय को। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे किसको, गाउस प्रमेय या गॉस का प्रमेय, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो डिफिनेशन क्या है इसको समझते हैं, फिर आपको इसको क्लियर करते हैं। कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये सीधे सीधे गॉस प्रमेय है यानी थ्योरम है। तो इसकी डिफिनेशन ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि कह रहा है कि जो फाई ई है यानी जो फ्लक्स है, भाई फ्लक्स हो गया, ई के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इसलिए लिख रहे हैं कि आगे चल के जो हमें पढ़ना होगा मैग्नेटिज्म में, तो वहां पे भी हमको क्या पढ़ना होगा, ये आपका क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, तो वहां पे हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा। यहाँ जो चीजें हम लॉन्ग टाइम में पढ़ेंगे वहां शॉर्ट टाइम में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन कह रहा है फाई ई इक्वल टू, कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से, हमने एक चीज कही कि जो गॉस प्रमेय की बात की जाएगी तो वहां पे बंद पृष्ठ की बात की जाती है, कहीं कहीं इस बंद पृष्ठ को कहता है गॉसियन पृष्ठ। तो याद रखेंगे
कि गॉसियन पृष्ठ कहता है इसका मतलब क्या है, तो वहां पे क्लोज सरफेस की बात करेगा, बंद पृष्ठ की बात करेगा। तो कह रहा है कि इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब घिरा हुआ, तो घिरा हुआ का मतलब पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ के अंदर किसी चार्ज की बात की जाएगी, उसके बाहर किसी चार्ज की बात की नहीं जाएगी। किसके अनुसार? गॉस के अनुसार। तो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का, उसके अंदर आवेश क्या हो गया? Q, उसका क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो ये बनेगा ऐसे फाई ई इक्वल टू Q/ε0, ये बनेगा। ये चीजें समझ में आई आपको कि कोई पृष्ठ होगा, बंद पृष्ठ होना चाहिए, उसके अंदर कोई चार्ज होना चाहिए, तो उस चार्ज से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा तो उसका मान कितना होगा? Q/ε0। चीजें क्लियर हुई? समझ में आया? ये नोट करिए इसको। तो अब हम बात करने वाले हैं गॉस प्रमेय की उत्पत्ति यानी इसके प्रूफ की। अब तक हमने गॉस प्रमेय की बात करी कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, लेकिन इसका प्रूफ क्या होता है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रखा जाता है। गॉस प्रमेय को डायरेक्ट प्रूफ के तौर पे पूछ लिया जाता है या इसके एप्लीकेशन के प्रूफ को पूछा जाता है। तो इसके एप्लीकेशन की बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी इसके प्रूफ की बात करें तो जरा ध्यान से देखना कि हम एक क्या कर लेते हैं, गोला बना लेते हैं। भाई एक गोला हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास एक क्या है, चार्ज रखा हुआ है, और इस चार्ज से इसकी जो रेडियस है वो क्या है, आर है। तो बोला गया कि इससे यानी इस चार्ज पे नेट फ्लक्स कितना होगा, तो वो नेट फ्लक्स कितना होगा, तो हम कहेंगे कि हमारे पास भाई सब पे निकाल के यदि ऐड कर देते, ताकि आप क्यू वाले में क्या किए थे, फाई 1 फाई 2 जो भी आता था सबको ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या मिल गया, नेट फ्लक्स मिल गया। वैसे ही अगर इसका करेंगे, अच्छा इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे पहले, तो ये क्या होगा, आउटवर्ड ही तो होगा, क्योंकि ये क्या है आपका 3D फिगर है। तो हम कहेंगे कि सर इसके पास तो एक ही सतह है यानी एक ही फेस है, तो कैसे सबका अलग अलग करके निकालेंगे फिर ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन भैया को छोटे छोटे भागों में कट कर दें। अरे चाकू उठाया काट दिया, काटा नहीं समझ लिया, क्योंकि क्या है ये हमारा मानना है, ऐसा कल्पना करते हैं। तो कल्पना करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो ऐड करने का मतलब ऐसे करेंगे तो उनका इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे कि यहां से आर दूरी पर स्मॉल आर मान लेते हैं सबको, आर दूरी पर आपका क्या हो जाएगा, एक हमने छोटा सा क्या मान लिया, एरिया मान ली, छोटी सी एरिया मान ली, इसको हमने दिखा दिया डीए। अच्छा इसकी एरिया किधर होगी, इधर ही होगी, आउटवर्ड, भाई बाहर की तरफ ही तो होगी यहां से। अच्छा अब कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो हम कहते हैं कि प्लस क्यू चार्ज से आर दूरी पर जो आपका एक पॉइंट होता है वहां पे वैद्युत क्षेत्र किधर होता है, तो वो भी क्या होता है, वहां से इसी दिशा में होता है, इससे दूर होता है, इस दिशा में होगा। तो ई भी इधर और ए भी इधर, अब दोनों मिल गया इस छोटे से पार्ट पे, तो हम क्या इसका अलग अलग पार्ट निकाल सकते हैं, फ्लक्स, अलग अलग फ्लक्स निकाल के सबको ऐड कर देंगे, तो जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, आपके गॉस की प्रमेय के इक्वल मिलेगा। तो उसको देखते हैं। तो हमने कह दिया कि हमारे पास फार्मूला होता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हुआ। अब क्या हम छोटा सा एरिया माने हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई, ए को हमने क्या कर लिया है, डी ए तो लेट कर लिया है। इसके बाद कॉस थीटा की बात करें, तो यहाँ पे जो कॉस होगा उसका मान 0 होगा, क्योंकि भैया इधर ही एरिया भी होगी, एरिया वेक्टर भी, और इधर ही क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र भी है। अगर इस चीज को आप यहां मानना चाहोगे आर दूरी पर, तब भी ये क्या होगा, यहाँ पे डी ए मानोगे
और यहाँ से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र भी कहाँ होगा, इधर ही होगा। तो दोनों के बीच फिर क्या हो गया, एंगल 0 डिग्री। और cos 0 का मान हम जानते हैं कि 1 होता है। तो d फाई इक्वल टू क्या हो गया आपका, ई डी ए। ये एक छोटे से पार्ट के लिए हुआ, तो पूरे पार्ट के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। और एक चीज, ये हमारा कैसा जो पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ है, तो इसको भी हम कर देंगे बंद, बंद हो जाएगा। ये बंद समाकलन की बात करता है। अच्छा, अब इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा फाई, यहाँ पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र एक समान है, तो ई आ जाएगा बाहर, और ये क्या हो जाएगा आपका डी ए हो गया। यहां से ये फाई हो गया, ई हो गया, और अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बन जाएगा, नेट एरिया हो जाएगी, टोटल एरिया। तो जरा ध्यान से देखो, अब इसकी वैल्यू रख दें, Q से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो कहते हैं के क्यू अपान आर स्क्वायर। अगर टोटल ये एरिया है भाई, डी ए है, और ये छोटे से पार्ट का था, समाकलन कर दिया तो पूरे पार्ट का होगा। तो पूरे पार्ट की जो एरिया होगी, ये गोला है तो कितना हो जाता है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। भैया छोटे से पार्ट की एरिया थी डी ए, ये पूरा बड़ा वाला पार्ट जब सबको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, गोला, तो गोले का जो एरिया होता है, पृष्ठ का जो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे, के का मान 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फिर 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, तो आपका रिजल्ट बनेगा, जरा ध्यान से देखो, तो आपका पाई ई इक्वल टू क्या बन गया आपका 4 पाई, सॉरी, ये आपका फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या होता है आपका गॉस प्रमेय होता है, यही क्या होता है आपका गॉस प्रमेय होता है। हमने क्या करा कि एक गोला लिया, गोले के अंदर एक चार्ज रखा, फिर कहा कि इस पे नेट फ्लक्स कितना होगा, तो हमने एक छोटी सी एरिया मान ली, छोटी सी एरिया पे एक फ्लक्स निकाल लिया कि फ्लक्स का मान कितना होगा, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया, फिर इसका क्या कर दिया, गोले का मान रख दिया यानी एरिया का, फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन करी तो हमें मिला पाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।